बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदर अमीन जगो का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है अंजम शरीफ साहब के पास। तो उन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है मार्केट में, तमाम खादें बंद करके सिर्फ हाइड्रोपोनिक ही इस्तेमाल करनी है। तो उसके बारे में हम अब उनसे मुकम्मल तफसीलात पूछेंगे कि इसके फ़वाद क्या हैं और दूसरी खादें किस वजह से बंद करके ये सिर्फ आ रहे थी। तो उसके बारे में पहले उनसे तारुफ पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अंजम साहब, अपना तारफ़ करा दें मुकम्मल पहले। जी, मेरा नाम अंजुम शरीफ है और मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ और तकरीबन पिछले 21-22 साल से ज़राअत से मुतल्लक़ और फर्टिलाइज़र बनाने का काम और ये सारा। तो हमने ये आगाज़ किया था अपने ग्रीन हाउस से, जब हमने वहाँ पे हाइड्रोपोनिक फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल करना शुरू की। तो उसमें जो उसकी अफादियत और वो सारा, तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं कि ये अमेरिका में हॉगलैंड के नाम से जो एक साइंटिस्ट था, उसने सारे हर किस्म के पौधे, उनकी जड़ें, पत्ते और फल फ्रूट, हर चीज़, बीज वगैरह वो लेके और उसका एक्सट्रैक्ट किया। तो उसमें से उनको एक ख़ास रेशो में जो है वो एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और ये बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे उसमें से उनको मिले। तो इसको मैं आम फहम में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक आम जो स्टूडेंट है केमिस्ट्री का, या उसको पता है कि पानी जो है उसका फार्मूला H2O है, यानी अगर दो हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन हो, तो वो पानी बनेगा, मिलेगा। तो अगर उसमें मैं कहूँ कि मैं हाइड्रोजन को 3 कर दूँ तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, पानी नहीं रहेगा। या अगर मैं ऑक्सीजन 2 कर दूँ, H2O2 कर दूँ, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो सैनिटाइज़र में या जो हमारे ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए जो दवाई होती है वो उसके तौर पर इस्तेमाल, तो वो पानी नहीं रहेगा। तो ये अल्लाह ताला ने जिस रेशो से चीज़ें बनाई हैं, अगर वो हमें समझ आ जाएं तो हम उनसे बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो ये पौधों और फसलों और हर चीज़ जो उगती है उसकी जब वो चेक किया उन्होंने, तो उसमें से तकरीबन करीब करीब रेशो में ये हाइड्रोपोनिक वाली जो फर्टिलाइज़र है, ये इसके करीब तरीन रेशो बनी। तो इसको उन्होंने पानी में डाल के, जड़ें जो है पानी में खड़ी की, तो पानी में खीरे, टमाटर और ये हर किस्म की सब्ज़ियाँ, तो कई किस्म के सलाद वगैरह उगने शुरू हो गए। तो ये जो है ये वो रेसिपी है, ये फार्मूला है जो कि कुदरत के डिज़ाइन करदा जो फार्मूला है उसके करीब तरीन है। अच्छा, अब इसको जो है हाइड्रोपोनिक को इस्तेमाल करने, हाइड्रोपोनिक का नाम कैसे है जी? क्यों हाइड्रो हाइड्रो? हाइड्रो का मतलब है पानी, जी। पोनिक का मतलब है मज़दूरी। जी। तो पानी के ज़रिए पौधे उगाने की मज़दूरी, जबकि हम ले रहे हैं ज़मीन से ये काम, तो उसके लिए जो है वो हम ज़मीन में डालते हैं। ज़मीन हमारे लिए सारी मज़दूरी करती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने सारे वो खुराक भी रखी है, तो इसलिए वो ज़मीन उसको उगाती है, करती है। तो जब हम ज़मीन की बजाय पानी, खड़े पानी में या बोतल में, वो पानी में हम जड़ डाल के पौधा लगाते हैं, और उसके अंदर जब ये इस रेशो से खाद डालते हैं तो पौधा जो है वो उगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको हाइड्रोपोनिक का नाम दिया गया। अब यही चीज़ जो है जब हम अपनी फसलों में, तो इसके अंदर जो है वो 13 किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं हाइड्रोपोनिक में, हाइड्रोपोनिक में। जिसका नाम पच्ची खाद का नाम हाइड्रोपोनिक रखा है आपने? हाइड्रोपोनिक हमने रखा है, एक्चुअली नाम तो लोगों ने रखे होते हैं, कुछ चीता, कराटे, टार्जन, क्या क्या नाम रखे होते हैं। हमने इसको जो हाइड्रोपोनिक है उसको वो ही इसको नाम दिया है, हमने कोई स्पेशल नाम नहीं रखा इसका। मकसद इसका यह है कि इसके अंदर जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपना काम करते हैं। अब इसमें जो NPK है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, क्या काम करते हैं सबको पता है। लेकिन इसके अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र है, कैल्शियम सेल वॉल बनाता है, मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस, पराग बनने का अमल, सल्फ़र जो है प्रोटीन बनाने का अमल। इसी तरह इसके अंदर जो जिंक, वो इसको प्रोटेक्टिव लेयर देता है, रूट जोन को बनाता है, फंगस से अटक बचाता है। मैग्नीज, बोरॉन, क्लोराइड, मोलिब्डेट और आयरन और कॉपर, ये वो चीज़ें हैं जो कि उसमें मुख्तलिफ, यानी पेस्ट का अटैक हो, प्लस प्रोटीन बनाना हो, इसी तरह जो है उसको मौसमी असरात से बचाना हो, तो ये सारे जो है इसमें फंक्शन जो है वो पूरे करते हैं। तो इसके ये केमिकल है या ऑर्गेनिक है? ये ये केमिकल है, केमिकल है। केमिकल है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक का दर्जा दे दिया गया है अमेरिका में। उन्होंने जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है उसको उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है कि
इससे उगी हुई फसल या फल जो है उसको वो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये अमेरिका में उनका जो USDA है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सर्टिफाई उसने शुरू कर दिया है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, केमिस्ट्री की रूह से जो है वो ऑर्गेनिक का मतलब है कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। अब इसके अंदर तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन पानी जो फसल उगाता है वो उसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। तो पानी के बगैर तो फसल उगती नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब है अगर हम ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री वाली ऑर्गेनिक समझेंगे तो फिर पानी तो हम दे ही नहीं सकते फसल को, पानी के बगैर तो उगता नहीं है। तो इसके ऊपर फिर बहुत सारे बैठ के यूरोप और ये मुल्क सारे इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन ये बनाई कि ऐसी तरीका है काश्तकारी जिससे हवा और हवा में रहने वाली मखलूक यानी परिंदे वगैरह, ज़मीन और ज़मीन के ऊपर रहने वाली मखलूक यानी जानवर और इंसान, और ज़मीन के नीचे और उसके नीचे जो मादनियात हैं या ज़ख़ीरे हैं पानी के या मखलूक है या पौधों की जड़ें हैं, तो उनमें बिगाड़, वो इन्वायरमेंट में जो है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई उसमें कोई तब्दीली ना करें, कोई बिगाड़ पैदा ना करें। इस किस्म की काश्तकारी को उन्होंने ऑर्गेनिक का दर्जा करार दिया है। ये केमिस्ट्री वाली ऑर्गेनिक नहीं है जी। तो ये पैदावार के हिसाब से 1 एकड़ जो हम आम तौर पे काश्त करते हैं, तो इसका कितना एरिया हो जो 1 एकड़ के बराबर पैदावार देगा? देखिए, इसमें हमेशा हम कोई भी बात करेंगे ना तो हम उसकी कंडीशंस को देखते हैं कि जी इसके लिए बेहतरीन कंडीशंस कौन सी हैं। तो हमारी पैदावार के लिए बेहतरीन कंडीशन पहली आ जाती है pH। अगर हम 6 pH वाला सलूशन, 6 pH वाली ज़मीन या हमारा जो जो उसमें जितना भी उसको खुराक दे रहे हैं वो 6 pH के माहौल में पौधे को जाएंगी तो पौधा बड़ी तेज़ी से उनको जज़ब करेगा खुराक को, और उससे जो है लाजमी बात है कि उसकी बढ़ोतरी भी अच्छी होगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 6 pH में मैक्सिमम पौधे के अंदर जज़ब हो जाते हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जैसे कि जिंक और मैग्नीज़, ये मिनकोजेब मेटल एक्सल का मुतबादल है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये इसमें कॉपर भी है, क्लोराइड भी है, इसमें कैल्शियम और कॉपर भी है जिसे हम बोर्डो मिक्सचर या बोर्डो सोल्यूशन कहते हैं, इसमें बोरॉन, सल्फ़र, क्लोराइड। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारे के सारे जितने भी फंगस हैं ये उनको कंट्रोल भी करते हैं, और दूसरे वक्त में ये प्रोटीन बनाने में भी काम आते हैं। ये जो है उसमें रूट जोन को जिंक जो है वो रूट को भी डेवलप करता है। तो जब एक पौधे को एक अच्छा माहौल मिलेगा, और जैसे क्लोराइड है वो टर्गर इम्प्रूव करता है। अब टर्गर क्या है? पत्ते का पिचकना या फूलना, इस अमल को हम टर्गर कहते हैं। तो हर पत्ता, हर जो पौधा है वो सांस लेता है, हवा से अंदर खींचता है। हवा के अंदर चूँकि ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, वो नाइट्रोजन लेके ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसी तरह उस हवा के साथ नमी जा रही है, हाइड्रोजन H2O, तो हाइड्रोजन को वो ले लेता है, ऑक्सीजन फिर निकाल देता है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हवा में पोल्यूशन है, तो कार्बन को ले लेता है, ऑक्सीजन निकाल देता है। तो पौधे जो हैं इसीलिए ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जज़ब कर लेते हैं। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसको मिलाएं तो दिस इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रूह से। तो ये ऑर्गेनिक जो है ये 90% पौधा जो है हवा से ले रहा है। इसकी मैं मिसाल दूंगा, मरी में चले जाएं, नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, वहाँ तो कोई DAP यूरिया नहीं डालता, लेकिन वहाँ पे मैंने खुद देखा है 200-200 फुट, 300-300 फुट ऊंचे चीड़ के, देहार के दरख्त हैं जो नीचे खाई से आगे ऊपर पहाड़ तक आ रहे हैं। तो वो तो बगैर उसके चल रहे हैं, उनको तो कोई खाद नहीं डाल रहा। सेब वहाँ पे उगता है, अंगूर वहाँ पे उगता है, खुबानी, अखरोट, बादाम सारे तो वहीं से आते हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स, वो तो किसी खाद के आम तौर पर आदमी से सुना है कि वो बोलता है कि अगर हाइड्रोपोनिक ट्रैपिंग वाला सिस्टम 1 एकड़ पे किया जाए तो वो 8 एकड़ के बराबर पैदावार देता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम खीरा लगाते हैं आम एक खेत में तो 250 मन के करीब आता है। अगर उसको टनल में लगाते हैं उसी बीज को तो 1000 मन देता है। अगर उसी बीज को अगर हम ग्रीन हाउस में ले जाएं तो वो 2500 मन देता है। अब सीड एक ही है, सिर्फ कंडीशन चेंज हो रही है। ओपन में क्या है, ओपन में टेम्परेचर भी कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, ओपन में कभी नमी है, कभी नहीं है। लेकिन जब हम टनल में जाते हैं तो हम कम से कम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं कि सर्दियों में जो बाहर टेम्परेचर 10 है उसमें 15-20 तक हम ले जाते हैं। तो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल टेम्परेचर है पौधों के लिए। 60 से 70% नमी जो है वो आइडियल है। तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं
कि ग्रीन हाउस में जब हम टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब और नमी भी 60 से 70 रख रहे हैं तो वो 2500 मन दे रहा है वही कीड़ा, और टनल में वो 1000 दे रहा है। ओपन में चूँकि ना टेम्परेचर कंट्रोल है ना नमी कंट्रोल है, 20% कभी नमी है तो कभी 30% है, टेम्परेचर है तो कभी रात 10 हो गया, दिन को 20 हो गया या 30 हो गया या 50 तक चला गया। तो ये जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो जितना कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर वो हम मिसाल के तौर पे 100-150 ppm है तो वो उसकी जो है पैदावार कुछ और है, लेकिन उसी को अगर हम 1500 ppm कर दें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो यही पौधा जो है उसे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा पैदावार देगा। वो तो ये तो होगी जी। इसके बारे में अगर ये हाइड्रोपोनिक है और केमिकल खादें जो बाकी हम डाल रहे हैं खेतों में डाल रहे हैं, तो आपने फ़र्क उनका वाज़े बता दिया। हाइड्रोपोनिक जो तैयार की है सी आपने 25 kg, तो इसका इस्तेमाल का तरीका फसलात पर किस किस तरीके से इस्तेमाल करनी है? क्या इसके इस्तेमाल करने से बाकी बिल्कुल खाद की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती? इसमें थोड़ा सा वेरी करता है, चूँकि हमारे यहाँ ज़मीन काफ़ी फ़र्क है। कोई रेतली ज़मीन है, कोई मैरा है, कोई चिकनी ज़मीन है, और किसी जगह हवा में नमी ज़्यादा, कहीं कम, कहीं बारिश ज़्यादा, कहीं गर्मी ज़्यादा। तो और फिर उसके बाद हमारे किसान आम तौर पे ज़मीनों के एनालिसिस नहीं करवाते, चेक नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनको कुछ नहीं पता कि हमारी ज़मीन जो है वो किस पोजीशन में है। तो इसमें जो है हम नॉर्मली तो ये कहते हैं कि आप जो ज़मीन में डाल रहे हैं अपनी खुराक खाद डाल रहे हैं, पहले तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके इसका स्प्रे पे लेके आएँ। इसको स्प्रे में ये होता है कि इसके अंदर कुछ हमारे जो है वो बफर सॉल्यूशंस है, जैसे मोनो पोटाशियम फास्फेट है, कि वो पानी की pH 6 पे ला के लॉक कर देता है। अगर उसको ज़्यादा भी डालेंगे तो pH 6 से नीचे नहीं जाएगी। तो 6 pH आइडियल है। तो जब हम कहते हैं स्प्रे करें तो वो 7 pH वाला पानी जो है वो 6 पे आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो जज़ब हो जाते हैं फ़ौरन ही पौधे के अंदर, और वो पौधे के अंदर जाके उसका पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम और उसके जिस्म को हरकत में ले आते हैं। और वो इतनी तेज़ी से जब पौधा काम करने लग जाता है तो उसमें खुराक जज़ब करने की सलाहियत, उसमें जो है वो बढ़ोतरी और उसमें रिप्रोडक्शन और उसमें फूल फल का लगना वो इतना तेज़ी से होता है कि जिसकी वजह से पौधे में जो है वो खुद ही उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये पैपिंग वाला सिस्टम भी आप करके देते हैं? पाइपिंग वाला जो सिस्टम है वो एक टेक्निक है, उस टेक्निक को सीखना ज़रूरी है। उसमें कितनी जड़ हम जो है वो डिप करेंगे, क्योंकि जड़ को भी जो है वो ऑक्सीजन चाहिए। तो उसमें हमने जो है वो तकरीबन मोर दैन 60% जो है वो हवा में होती है जड़, थोड़ी सी जड़ पानी में होती है। तो वो ऑक्सीजन और वो सारा एक सिलसिला है। फिर उसके बाद पाइप का टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, वो 25-30 से कम रहना चाहिए, 25 के करीब रहना चाहिए। तो ये चीज़ें सीखेंगे तो वो फिर हम उसमें अच्छी तरह ग्रो कर सकेंगे पानी में। तो ये आप बता रहे थे, तो इसके अलावा हमें ये सिर्फ सादा सा तरीका से बता दें, जब हम हाइड्रोपोनिक इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे करेंगे, कुछ नीचे फ्लड करेंगे, तो क्या दूसरी खादें बिल्कुल बंद कर दें? मेरा मकसद और किस किस फसल के लिए कितनी कितनी डोज है इसकी? इसमें नॉर्मली हम डोज है, हाँ जी, और वैसे कितनी डोज? वैसे कितनी डोज? नॉर्मली स्प्रे के लिए 1% सोल्यूशन है। 1 kg को 100 लीटर पानी में डाल के आप इसको हर हफ्ते एक स्प्रे करें। हर हफ्ते करना? हर हफ्ते करें, चाहे कोई फसल भी है? कोई फसल भी हो। अगर आपका जो है इसमें जो है वो अगर 3 महीने की फसल है तो 12 स्प्रे, 4 महीने की फसल है तो 16 स्प्रे आपको करने होंगे। उसकी वजह यह है कि इसकी pH 6 हो जाती है जब स्प्रे करते हैं। तो उस 6 pH पे 13 के 13 न्यूट्रिएंट्स फ़ौरन पत्ते पे जज़ब होके खुराक बनने का अमल फ़ौरन शुरू हो जाता है। तो नई कॉम्प्लें, फूल फल जहाँ है वो फ़ौरन खुराक पहुँचना शुरू हो जाती है। दूसरा, इसके अंदर चूँकि जो मैंने आपको बताया कि फंगस के अटैक को भी रोकता है। जो आजकल हमारे पपीता लगा रहे हैं या मिर्च का है प्रॉब्लम आता है, जड़ का, वायरस का आता है, तो उस पर ये कितना कंट्रोल करेगी? देखिए उसमें यह है कि जब आप इसको ज़मीन से भी फ्लड करेंगे 5 किलोग्राम हर पानी के साथ फ़ी एकड़, तो पानी के साथ भी जब कॉपर जा रहा है और उसमें जो है वो जिंक जा रहा है, तो इस तरह मैग्नीज जा रहा है, तो उससे जो रूट रॉट है या उसमें जो जड़ से बीमारी आती है तो कॉपर से और कैल्शियम से उसको रोका जा सकता है, बल्कि उससे कम हो जाता है। इसके इस्तेमाल से जो है तकरीबन 80 से 85-90% तक जो है वो फंगस का और जो आम बीमारियां होती हैं उनको उनसे बचाव
आप कह रहे हैं हर पानी के साथ अगर हर 8वें दिन बाद पानी लगाते हैं एक फसल को, हाँ तो उसमें 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम डालें, तो अगर वो 6 माह की फसल है तो ये तो ज़्यादा ना हो जाएगा अखराजात? अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखें हमारे जो तजर्बात में आया है कि एक बंदा जो है वो सिर्फ एक आधी बोरी यूरिया से भी गंदम उगा रहा है, और एक बंदा जो है वो 3-3 बोरी 4-4 बोरी यूरिया भी गंदम में डाल रहा है, साथ में नाइट्रोफास भी डाल रहा है और भी कई चीज़ें डाल रहा है। तो ये किसान की मैनेजमेंट है, वो कितना ख़र्चा करना चाह रहा है। जितना वो ख़र्चा करना चाह रहा है हम कहते हैं उतने ही ख़र्चे से तुमने हाइड्रोपोनिक यूज़ करनी है। अगर वो आधी बोरी से अगर प्रोडक्शन ले रहा है, उसकी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है या अच्छी है, तो हम भी उसे कहते हैं कि जो आधी बोरी का ख़र्चा है उससे तुम सिर्फ स्प्रे कर लो, उससे बेहतर रिज़ल्ट आएगा। ये तकरीबन 15 से 40% बेहतर रिज़ल्ट देता है, उससे भी बेहतर रिजल्ट देता है। हाँ, जब हम गंदम काश्त करते हैं, गंदम में हम डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, जिंक डालते हैं, अगर वो सारे अखराजात मुकम्मल करें तो तकरीबन 25,000 रुपये बन जाता है ये अखराजात। तो ये वो गंदम पर भी उसी तरीके से करना है या उससे कम कर सकते हैं? इसमें हमने एक फार्मूला बना लिया पिछले जो 8-10 साल में हमारे पास डाटा और सारी इन्फॉर्मेशन आई है। हम कहते हैं जिसने 25,000 की जो कन्वेंशनल खादें डाल रहा है वो 12,000 की डाले और 13,000 की हाइड्रोपोनिक डाले। अच्छा। खर्चा 25,000 ही रहे जी, लेकिन उसकी फसल 15 से 40% बढ़ जाएगी। अच्छा, तो ये तरीका। तो ये थे शरीफ अंजम साहब जिन्होंने आपको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ कर दिया है कि हाइड्रोपोनिक खाद और दूसरी खादों के मुताबिक उन्होंने बयान किया है। कुछ सवाल तो होंगे तो वो आप कमेंट्स के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। नंबर होगा तो नंबर तो होगा बहुत मुश्किल, को इतना टाइम मुश्किल है सी। तो इनके साथ बैठे हुए हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त और भाई, बड़े भाई भी, तो मियाँ साजिद साहब फैसलाबाद वाले, और डॉक्टर अपना है जी बैठे हुए हैं इसी डॉक्टर तहर महमूद कंबू साहब। तो आज हम इन 2 डॉक्टरों के पास ये हम सारे काश्तकार आए हुए थे, तो उनसे हमने कुछ मालूमात ली है। तो इसके बाद कोई आखिरी सवाल दे दें इस हाइड्रोपोनिक के बारे में किसानों तक कि क्या करना चाहिए उन्हें? पैपिंग सिस्टम जो 1 एकड़ का कितना खर्चा आता है इसका लगाने का? देखें जी सर, आप आखिरी पैगाम जो हाइड्रोपोनिक खाद आप इस्तेमाल करा रहे हैं वो किसानों के लिए दे दें, एक आखिरी पैगाम। देखिए जी, हमें पौधे की जो बेसिक या बुनियादी जो चीज़ें हैं फंक्शन के, जड़ का बनना, पत्ते का निकलना, उसके बाद उसका पत्ते का सांस लेना, क्योंकि 90% उसने हवा से लेनी है सारी अपनी खुराक। तो ये पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 13 के 13 न्यूट्रिएंट जो हैं वो काबिल इस्तेमाल है। जैसे मसलन क्लोराइड है, क्लोराइड जो है टर्गर इंप्रूव करता है। टर्गर है पत्ते का पिचकना फूलना, जिसे हम टर्गर कहते हैं, सांस लेना। तो जैसे ही वो पत्ता पिचकेगा फूलेगा तो वो हवा को खींचेगा और फिर ऑक्सीजन को निकालेगा। तो जितनी हवा खींचेगा उसमें नाइट्रोजन है। जैसे हम सांस लेते हैं, अब हम सोते हुए भी सांस ले रहे हैं और नाइट्रोजन अंदर जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो हम अलग अलग चीज़ें ज़मीन में देते हैं, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, जो चीज़ें देते हैं वो हमें अलग अलग लेनी पड़ती हैं। जो आपने बनाई है खाद वो हाइड्रोपोनिक के नाम पर, उसमें मुकम्मल चीज़ें हैं। जब हम ये इस्तेमाल करेंगे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी अलग डालने की। अलग डालने की भी नहीं रहेगी, और पौधा जो है वो शुरू से लेके एंड तक जो है अपने पूरे फंक्शन तरतीब से करेगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आमतौर पर, जैसे 20 साल का जवान कराची का और गुजरांवाले का। अब गुजरांवाला का जो जवान है वो पहलवान है, उम्र उसकी भी 20 साल है, और कराची वाले की भी 20 साल उम्र है। वो एक रोटी खाता है और 1 गिलास पीता है। कराची वाला वो कहता है बस। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो पूरा एक बकरा खाता है और पूरा एक दूध की बाल्टी। क्यों कि उसने अपने जिस्म में कसरत करके सांस और सारी चीज़ें लेके, तो उसने अपने सेल वॉल खुली इतने बड़े कर लिए कि बाजू मोटे, टांगें मोटी। उम्र दोनों की 20 साल है और दोनों ने हलाल चीज़ें खाई हैं। दूध वो भी पी रहा है, वो भी पी रहा है, गोश्त वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। सिर्फ सेल वॉल को बड़ा करना है, खुलिया बड़ा करना है। तो खुलिया कब बड़ा होगा? जब पौधा सांस ज़्यादा लेगा। जब सांस लेगा तो हवा से नाइट्रोजन पूरी करेगा। हम ज़मीन से नाइट्रोजन पूरी कर ही नहीं सकते पौधे की। तो मैंने तकरीबन ये जो 18-20 मिनट की वीडियो बनी है, मैं तो सिर्फ एक ही नुक्ते पर पहुंचा हूँ, वो समझा हूँ कि हम अलग अलग चीज़ें पौधे को मुहैया नहीं कर सकते कि पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है। जब हम हाइड्रोपोनिक उस पर स्प्रे करेंगे, नीचे डालेंगे, तो पौधे को जो चीज़ ज़रूरत होगी उसको उसी हाइड्रोपोनिक में मिल जाएगी। बिल्कुल उस तरह मिलेगी। और इसकी जो तनासब है, रेशो है, ये बाकायदा ये 1935 में इस्टेब्लिश किया गया।
कि इसकी इस रेशो से अगर हम देंगे तो पौधा इसको बड़ी तेज़ी से लेगा और अच्छे तरीके से लेगा। तो ये वो रेशो है, ये हाइड्रोपोनिक में 12-5-13 जिसे हम कहते हैं, और बाकी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी। तो ये वो रेशो है जो कि तहकीक ने साबित की कि हर पत्ते, हर बीज, हर तने, हर जड़ के अंदर इस रेशो में NPK, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र और बाकी के न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं। तो ये वही तरतीब और वही फार्मूला है जो बिल्कुल करीब तरीन है पौधे के। तो इसलिए ये बड़ी एक आइडियल खुराक है और इससे पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है हर वक्त हरकत में रहता है, जिसकी वजह से जी। पैदावार भी अच्छी है। तो नाजरीन, ये जो हाइड्रोपोनिक के बारे में बता रहे थे हम, ये स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो भी लगा देंगे, तो उसको चेक करें और उसके बाद इसको मंगाना हो तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक इसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल बताई गई है, तो लिहाजा जिस वक्त चाहें पहले वीडियो मुकम्मल देखें, देखने के बाद अगर कोई कमेंट्स करना हो तो ज़रूर करें। जी वालेकुम अस्सलाम।